Hello everyone, good morning. So yes, लूप की असाइनमेंट देखी है एवरीवन। लूप के एवरीवन ग्रुप पे आई हैं। ओके, उसमें अगर कोई डाउट है तो वो डाउट अपने क्लियर किए ही क्या लैब में? बेसिकली लैब कैसे चल रही है? दोनों लैब। आदिश सर की, शुभम सर की लैब कैसे चल रही है? यस। अरे भाई कुछ बोलोगे? लैब कैसे चल रहे हैं? अच्छे चल रहे हैं, समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है? यस। समझ रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम है? ओके। अंकिता, अभी तो शायद मतलब अभी जो लिंक है वो सबके लिए ओपन है क्योंकि फ्री डेमो सेशंस चल रहे हैं। तो कभी आप आपके आईडी से, कभी भाई के आईडी से अगर कनेक्ट करते हो तो वो कनेक्ट हो रहा है। लेकिन अब मंडे से ये स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउड करेगी मीटिंग जिन्होंने फीस पे की है। क्योंकि फीस पे करते टाइम आपने आपका मेल आईडी वगैरह दिया है, राइट? सो सिर्फ उतने ही मेल आईडी इसमें ऐड किए जाते हैं, अलाउ टू देम बोल के। करेक्ट। तो फीस पे करते टाइम जो आईडी दिया है आपने, बस वो एक ही आईडी मीटिंग में ऐड रहेगा। तो उस टाइम पे आप दोनों अकाउंट से ज्वाइन नहीं कर सकते। तो आपको एक ही अकाउंट से कंपलसरी ज्वाइन करना है। नहीं नहीं, मैं सिर्फ प्रोसेस बता रही हूँ। फीस पे करने के बाद जो मेल आईडी आपने दिया है वो मेल आईडी ऐड किया जाता है, उसी से आपको कनेक्ट करना होगा। हाँ। और ये सबके लिए है। ठीक है। तो अभी तक अगर आप अ, क्या अकाउंट चेंज करते हो, सिस्टम चेंज करते हो, किसी भी मेल आईडी से कनेक्ट करते हो, काम हो जाता था, लेकिन इसके आगे ये नहीं होगा। ओके एवरीवन? यस। सो व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्लियर है? कितने क्वेश्चन सॉल्व किए व्हाइल लूप के बेसिस पे आपने? 3-4 क्वेश्चन अराउंड? किए हैं सॉल्व एवरीवन? यस। ओके।
आप लैब सेशन में बातें करते हो क्या? अच्छा। यस हर्षदा बोलो। मैम वो थर्ड असाइनमेंट है ना लूप की, हुँ। वो हम कंप्लीट लूप का मीन्स फॉर लूप, वाइल, डू वाइल, इन तीनों का यूज करके सॉल्व करनी है ना? नहीं, अब सिर्फ वाइल? थर्ड असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो तो पहले आपको सिर्फ व्हाइल लूप यूज़ करके कंप्लीट करने हैं, ओके। टोटल 10 क्वेश्चंस। उसके बाद फिर से वही 10 क्वेश्चंस आपको फॉर लूप की हेल्प से करने हैं। ओके। हाँ, और डू व्हाइल आपको बाद में लैब सेशंस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो यूजिंग डू व्हाइल हमें मेन्यू ड्रिवन कोड लिखना है, ठीक है? मीन्स ये ये सिर्फ 10 क्वेश्चन सिर्फ वाइल लूप में ही करने हैं? हाँ, करेक्ट। ओके। पहले सिर्फ व्हाइल में, उसके बाद सिर्फ फॉर में। ये टास्क कंप्लीट है एवरीवन? तीनों टास्क? यहाँ पे कितने लोग हैं अभी? 17। एक ही रिप्लाई दे रही है। आपके रिप्लाई से मुझे समझ में आने वाला है क्या चल रहा है, सो प्लीज रिप्लाई दो। ये तीनों टास्क कंप्लीट है क्या? एक तो टाइम पे ज्वाइन करना है एवरीवन, प्लीज। मतलब ये कोई टाइम नहीं है लेक्चर ज्वाइन करने का। 10 मिनट लेट आप लेक्चर ज्वाइन कर रहे हो, इस बात का सीरियसनेस थोड़ा सा समझ लो, ठीक है? ओके दुर्गेश, व्हाट अबाउट अदर्स? 3 क्वेश्चंस दिए थे, वो कंप्लीट है या नहीं? सिंपल क्वेश्चन है, यस और नो में आंसर चाहिए, दैट्स इट। यस हर्षद, आपका मैसेज देखा मैंने। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्लियर है सम ऑफ डिजिट का? सम ऑफ डिजिट का क्वेश्चन क्लियर है या नहीं?
एक बार सम ऑफ डिजिट एक्सप्लेन कर लेते हैं, लेट अस सी। सो फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर दिया है 123 और आपको इस 123 नंबर की सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करनी है। तो सम ऑफ डिजिट के लिए सबसे पहला टास्क क्या रहता है अपना? डिजिट सेपरेशन। सिंगल डिजिट सेपरेट करना है तो कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना होगा? यस, परफेक्ट। सो फर्स्ट आपके पास एक रिमाइंडर आएगा, दैट रिमाइंडर विल बी नंबर मॉड 10। तो नंबर मॉड 10 करने के बाद आपको आंसर क्या मिलेगा? 3। परफेक्ट। ये 3 अभी अपने रिमाइंडर वेरिएबल में स्टोर कर लिया। आफ्टर दैट आपको फिर से इस नंबर वेरिएबल की जो वैल्यू है विच इज 123 उसे मॉडिफाई करना है। 123 से 3 निकल गया है तो अब हमें सिर्फ 12 चाहिए। वो कैसे मिलेगा? नंबर डिवाइड बाय 10 करके। परफेक्ट। सो नम डिवाइड बाय 10 अगर आप लिखते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा 12। अब ये 12 नेक्स्ट ऑपरेशंस के लिए आपको एज अ नंबर यूज करना है, करेक्ट ना? मतलब अगर आपने यहाँ पे लिख दिया Q1 तो इसे आप कैसे यूज करने वाले हो? Q1 mod 10 एंड Q1 डिवाइड बाय 10। एम आई राइट? यस। अगर आप इस Q1 को, जैसे आपने यहाँ पे नम वेरिएबल यूज किया था, सिमिलरली यहाँ पे आप Q1 अगर यूज करते हो, सो कैन आई रिप्लेस Q1 विथ नम वेरिएबल? मतलब मेरे पास ओरिजिनल नंबर की वैल्यू 123 थी, तो अगर मैं उस नंबर को डिवाइड करती हूँ तो मुझे आंसर 12 मिलेगा। तो ये 12 स्टोर करने के लिए मैं किसी और वेरिएबल की जगह पे नम वेरिएबल का ही यूज करती हूँ तो चलेगा, काम हो सकता है। ये वाली लाइन क्लियर है क्या एवरीवन? रादर देन अनदर वेरिएबल अगर मैं नम वेरिएबल ही यूज करती हूँ तो क्या होगा? अगर मेमोरी डायग्राम में देखें, सो इनिशियली आपके नम वेरिएबल में कुछ ऐसी वैल्यू थी 123, फिर आपने क्या लिखा? नम डिवाइड बाय 10। सो इस इक्वेशन का जो डमी में आंसर रहेगा दैट विल बी 12। ये 12 आपने किसे असाइन किया? फिर से नम वेरिएबल को। तो नम वेरिएबल में पहले जो 123 था वो निकल जाएगा और उसकी जगह पे 12 स्टोर किया जाएगा। तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या अपने को? इज देयर एनी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस? नो। तो हम वेरिएबल्स को रीयूज कर सकते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रिमाइंडर इज इक्वल्स टू नम मॉड 10 तो 3 मिल गया, नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 10 तो 12 मिल गया। जैसे हम नम वेरिएबल को रीयूज कर रहे हैं वैसे ही हम रिमाइंडर वेरिएबल को भी रीयूज कर सकते हैं क्या? व्हाट आई वांट टू से, मैं फिर से रिमाइंडर इज इक्वल्स टू नंबर मॉड 10 ऐसा लिख सकती हूँ क्या? अब देखो नम वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 12। 12 को अगर मैं 10 से मॉड करती हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? इस 12 को अगर हमने 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? रिमाइंडर विल बी 2। तो ये 2 जो रिमाइंडर है वो अपने इस रिमाइंडर वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होती है? रिमाइंडर वेरिएबल में इनिशियली आपने क्या स्टोर किया था? 3। नम मॉड 10 करके यहाँ पे स्टोर था 3, करेक्ट?
नेक्स्ट लाइन पे अगर आप फिर से लिखते हो num mod 10 और वो असाइन करते हो रिमाइंडर को, तो जो 3 ऑलरेडी स्टोर था वो रिप्लेस हो जाएगा 2 से, राइट? लेकिन हमें सम ऑफ डिजिट करना था, तो सम ऑफ डिजिट के लिए अपने पास ये 3 वैल्यू होना भी जरूरी था, तभी हम एडिशन कर सकते थे। यस, ये लिंक लग रही है, प्रॉब्लम समझ में आ रही है। अगर हम वेरिएबल रीयूज करते हैं तो ऑलरेडी स्टोर डेटा रीराइट हुआ, लेकिन ये डेटा हमें चाहिए था क्योंकि हमें सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करनी थी। सम ऑफ डिजिट के लिए अगर 3 ही नहीं है तो 3 + 2 पॉसिबल है क्या? नो। प्रॉब्लम क्लियर है एवरीवन? प्रॉब्लम क्यों आई, कैसे आई, वो क्लियर है? अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो वेरिएबल हमें रीयूज करना था क्या? यस, वेरिएबल रीयूज करना था, लेकिन रिमाइंडर वेरिएबल में कोई दूसरी वैल्यू स्टोर करने से पहले एग्जिस्टिंग वैल्यू अगर हम थर्ड वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या लगता है? अब रिमाइंडर वेरिएबल है, सिंपल, अपने पास है ना, ठीक है जाने दो, मैं हमेशा किचन में जाती हूँ और वो एग्जाम्पल रिलेट नहीं हुआ तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। सिंपल, अपने पास दो वाटर बॉटल्स है, ठीक है, एक छोटी है एक बड़ी है। तो आपको तो समझ में आ गया, छोटी बोतल लेके जाएंगे तो काम तो होने नहीं वाला, वो खत्म हो जाएगी, फिर से उसे फिल करना होगा वगैरह। तो आप क्या करोगे, पहले उस छोटी बोतल में जो भी पानी है वो बड़ी बोतल में ट्रांसफर कर लोगे, करेक्ट? और फिर से वो छोटी बोतल फिल करके फिर से ट्रांसफर करो। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ पे जो भी पानी का नल है, जो फिल्टर है, वहां पे वो बड़ी बोतल बैठ नहीं सकती, दैट्स वाई। तो हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बॉटल से पानी फिल कर रहे हैं। सेम प्रोसेस करनी है। हमें क्या चाहिए था, 3 + 2 करेंगे ना, लेकिन पहले इस 3 को स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद उस 3 में 2 को ऐड कर लेते हैं। कैन बी डन? तो पॉसिबल कैसे होगा, यहाँ पे लाइन नंबर 1 पे रिमाइंडर की वैल्यू 3 थी और वहां से आगे आके लाइन नंबर 3 पे फिर से रिमाइंडर की वैल्यू चेंज हो रही है। तो रिमाइंडर की वैल्यू चेंज होने से पहले आपको क्या करना है, एग्जिस्टिंग रिमाइंडर की वैल्यू एक थर्ड वेरिएबल में विच इज नोन एज सम, इस वेरिएबल में स्टोर कर लेनी। तो अब सम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 3। ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या? ये सारे वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर्ड है, नम तो ऑलरेडी डिक्लेयर था, इंटीजर, रिमाइंडर एंड सम, ये वेरिएबल्स भी यहाँ पे डिक्लेयर है, इसलिए हम उन्हें यूज कर रहे हैं। सो इनिशियली सम वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी, गार्बेज, क्योंकि आपने सिर्फ डिक्लेयर किया था। सो सम इनिशियली वैल्यू क्या थी, गार्बेज। जैसे ही लाइन नंबर 3 पे आपने सम इज इक्वल्स टू रिमाइंडर लिखा, ये वैल्यू गार्बेज थी, वो चेंज हो जाएगी 3 से। अब अगर आप लाइन नंबर 4 पे आते हो, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू नंबर मॉड 10, आंसर क्या मिला, 2। ये 2 आप किसे असाइन कर रहे हो, रिमाइंडर वेरिएबल को। तो अगेन ये 3 रिप्लेस हो जाएगा 2 से। रिमाइंडर फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है अपनी, ओरिजिनल नंबर को या एग्जिस्टिंग नंबर को चेंज करना। कैसे? विद द हेल्प ऑफ नंबर डिवाइड बाय 10। यहाँ पे लास्ट मॉडिफाइड नंबर क्या था, 12। 12 को अगर 10 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या मिलेगा,
परफेक्ट, आंसर विल बी 1। तो नम वेरिएबल में इनिशियली वैल्यू थी 123, वो रिप्लेस हो गई 12 से, वो रिप्लेस हो गई अब 1 से। एंड देन अब आपके पास रिमाइंडर वेरिएबल में 2 वैल्यू है। 2 के एडिशन हम 3 के साथ कर सकते हैं क्योंकि 3 आपके सम वेरिएबल में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सिंपल लाइन कैसे रहेगी? सम प्लस रिमाइंडर। तो सम प्लस रिमाइंडर का जो भी आंसर आता है, अगेन हमें किसे असाइन करना है? सम को ही। कंसिडर इट एज अ दैट बड़ी वाली बॉटल। तो वो क्या करेगी? जो भी एडिशन है उन्हें स्टोर करने का काम करेगी। सम वेरिएबल की वैल्यू क्या थी? 3। यहाँ पे हमें रिमाइंडर वेरिएबल की वैल्यू क्या मिली? 2। सो 3 + 2 आंसर विल बी 5। और ये हमने किसे असाइन किया? फिर से सम वेरिएबल को। तो यहाँ पे जो 3 था वो रिप्लेस हो जाएगा 5 से। ये स्टेप क्लियर है क्या एवरीवन? यस। अब जैसे अभी आपने 2 डिजिट सेपरेट करके उनके एडिशन तो प्रॉपरली कर ली, सिमिलरली हमें थर्ड वेरिएबल क्या, थर्ड इंटीजर के लिए, थर्ड डिजिट के लिए भी करना होगा। तो यहाँ पे हम फिर से सेम ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेंगे। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू नंबर मॉड 10। अब नंबर की वैल्यू क्या है? 1। 1 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या मिलेगा? रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1। करेक्ट। इसी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो आपको कोशंट क्या मिलेगा? 0। ठीक है, लेकिन हमें रिमाइंडर इंपॉर्टेंट है एडिशन के लिए, वो तो मिल गया। सो नाउ वी कैन सिंपली राइट अगेन सम इज इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर। तो सम की वैल्यू थी 5, अभी रिमाइंडर की वैल्यू है 1, सो 5 + 1 विल बी 6। ये सारे चेंजेस यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो गए। नम की वैल्यू 0 हो गई, रिमाइंडर में 1 स्टोर है, सम प्लस रिमाइंडर करते हैं तो अब सम की वैल्यू हो गई 6। करेक्ट? ये सारे स्टेप्स क्लियर हैं एवरीवन? हम्म, उसकी जगह क्या करें? पैटर्न मत बिगड़ाओ। मतलब हम कर सकते हैं कि यस, सम प्लस रिमाइंडर प्लस नम, ये सेकेंड स्टेप में कर सकते हैं, लेकिन हर एक जगह पे आपका पैटर्न चेंज होगा। फिर मुजम्मिल, यहाँ पे आप लिख रहे हो सम इज इक्वल्स टू रिमाइंडर, सेकेंड स्टेप में लिख रहे हो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर प्लस नंबर, राइट? हमें पैटर्न क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि ये जो रिपीटेटिव कोड है उसे हमें लूप में लिखना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो अपना पैटर्न ब्रेक हो रहा है। जो लास्ट के 2 स्टेप्स है, हाँ, अब देखो लास्ट के जो 2 नंबर्स, लास्ट के जो 2 स्टेप्स है, यहाँ पे क्या आया है? सम इज इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे भी आपको आंसर क्या मिला है? सम इज इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर। लेकिन फर्स्ट स्टेप के लिए यही फॉर्मूला क्या है? सम इज इक्वल्स टू सम इज इक्वल्स टू रिमाइंडर। तो पैटर्न ब्रेक हो रहा है। इस पैटर्न को अगर मैच करना है तो हमें क्या लिखना होगा? यहाँ पे भी सम इज इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर। बट इफ यू रिमेंबर, हमने सम वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर किया था। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन सम वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी? यस एवरीवन, at the time of declaration what will be the value of some variable? It is garbage. मेमोरी डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहे हो, सो सम वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी? गार्बेज। तो जब आप लिखते हो सम प्लस रिमाइंडर तब क्या होगा? गार्बेज वैल्यू प्लस रिमाइंडर।
करेक्ट। गार्बेज वैल्यू प्लस रिमाइंडर अगर आप करते हो तो जो सम मिलेगी वो करेक्ट रहेगी या गार्बेज ही रहेगी? सम प्लस रिमाइंडर लिखते हो तो आपको करेक्ट सम मिलेगी या गार्बेज मिलेगी? गार्बेज में अगर हम कचरे में जाके फूल भी डालेंगे तो वो फूल भी कचरा ही हो जाते, राइट? या आपका कचरा बहुत सुगंधित हो जाता है? क्या लगता है? हाँ, ट्रीट इट एज लाइक सेम थिंग। गार्बेज का मीनिंग गार्बेज है, तो गार्बेज हमेशा जीरो रहेगी, नॉट नेसेसरी। गार्बेज में कोई भी रैंडम वैल्यूज हो सकती है साक्षी, और किसी भी रैंडम वैल्यू में अगर आप 3 ये रिमाइंडर ऐड करते हो तो 3 ऐड करने के बाद भी वो गार्बेज वैल्यू ही रहेगी। इनिशियली सम वेरिएबल में वैल्यू क्या स्टोर होनी चाहिए? 3। ये पर्पस है अपना। तो रिमाइंडर में स्टार्टिंग में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो वैल्यू एज इट इज रहेगी? 0। और इसीलिए इनिशियली सम वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है 0 से। सो वाई सम इज इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट क्लियर है? ये पैटर्न मैचिंग क्लियर है? यस विष्णु बोलो। मैम ये सम इज इक्वल टू सम प्लस जो गार्बेज वैल्यू होता है उसका मेमोरी डायग्राम बताइए मैम। ये देखो, अगर मैंने सिर्फ सम डिक्लेयर किया तो यहाँ पे गार्बेज है। फिर आप थर्ड लाइन पे आते हो तो आप लिख रहे हो सम प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर वेरिएबल की वैल्यू थी 3, सो गार्बेज वैल्यू प्लस 3 अगर आप करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको गार्बेज वैल्यू ही मिलेगी। सो ये गार्बेज किसी दूसरे गार्बेज से रीराइट होगा, ठीक है? अब ये थम्स अप दे रहा है तो मुझे दिखाई नहीं देगा। हाँ, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट क्लियर है? दैट्स व्हाई सम इज इक्वल्स टू 0, सो दैट सम में इनिशियली 0 रहेगा। जैसे ही लाइन नंबर 3 पे आते हैं तो 0 प्लस रिमाइंडर करेंगे, 0 प्लस 3 करेंगे, आंसर 3 मिल जाएगा। अब पैटर्न्स ढूंढते हैं। यहाँ पे जो 3 लाइंस आपने लिखी है, ठीक है? रिमाइंडर इज इक्वल्स टू नंबर मॉड 10, सम नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 10, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर। यही सेम लाइंस आपने फिर से यहाँ पे भी लिख दी। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू नंबर मॉड 10, नम इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 10, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर। एंड अगेन यही सेम 3 लाइंस हमने यहाँ पे भी लिखी है। फिर थर्ड टाइम लिखने के बाद हम रुक क्यों गए? चौथी बार भी लिख सकते थे ना, फिर क्यों नहीं लिखा? नंबर की वैल्यू ही 0 हो गई। तो नंबर अगर आपका 0 हो जाता है तो आप फिर से उस नंबर को मॉडिफाई कर सकते हो क्या? नो। तो अब सेम 3 लाइंस हम रिपीटेटिवली लिख रहे हैं, और ये रिपीटेटिव टास्क के लिए अपने पास अल्टरनेटिव है क्या? रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करने के लिए अपने पास अल्टरनेटिव है क्या? यस, विच इज नोन एज लूप। तो अब हमें क्या लिख करना है? कोड लिखना है ऑब्वियसली। अभी हमें सिर्फ एक ही टाइप का लूप पता है, विच इज व्हाइल। सो व्हाइल कंडीशन क्या देंगे देखते हैं। इस व्हाइल में
कौन से 3 लाइन्स रिपीटेटिवली आने वाले हैं? ये 3 लाइन्स। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू नंबर मॉड 10, then number is equals to number divided by 10, and after that sum is equals to sum plus remainder. करेक्ट? ये 3 लाइन्स कब तक एग्जीक्यूट होने चाहिए? ये तीनों लाइन्स क्या लगता है कब तक? जब तक नंबर 0 नहीं होगा तब तक, राइट? तो कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे, एक बार बताओ। नंबर 0 हो जाता है तो रुकना है, बस इतना ध्यान में रखो। मुजम्मिल, नंबर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 देते हैं तो लूप चलता रहेगा। नंबर 0 होने पे हमें रुकना है। तो ये लूप कब तक चलेगा? जब तक आपका नंबर 0 नहीं है तब तक। या फिर अल्टरनेटिव कंडीशन क्या है? जब तक आपका नंबर ग्रेटर देन 0 है तब तक। ठीक है? या तो नंबर नॉट इक्वल्स टू 0 लिखो या फिर नंबर ग्रेटर देन 0 लिखो। कंडीशंस कैसे डिसाइड करनी है वो क्लियर है? अब आप यहाँ पे 4 डिजिट नंबर दो, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, कितने भी डिजिट का नंबर दो, जब तक नम वेरिएबल की वैल्यू 0 नहीं होती है रिपीटेटिवली ये 3 लाइंस एग्जीक्यूट होगी और आपको करेक्ट सम मिल जाएगी। तो ये 3 लाइंस हम जो रिपीटेटिवली कभी 4 बार कभी 5 बार लिख रहे थे वो लिखने की जरूरत है क्या? नो। ये क्वेश्चन क्लियर है सम ऑफ डिजिट का? आई होप अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है। हाँ, बस एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड करूंगी। इस व्हाइल लूप में ट्रैवल करते टाइम आप लास्ट मॉडिफाइड वैल्यू क्या थी नम वेरिएबल की, या नम वेरिएबल की एग्जिट वैल्यू क्या थी? नम वेरिएबल की एग्जिट वैल्यू क्या रहेगी इस व्हाइल लूप के लिए? जीरो। परफेक्ट। तो आपका जो ओरिजिनल नंबर था वो कहीं पे तो स्टोर होना चाहिए। मतलब सम ऑफ डिजिट मिल गया लेकिन कौन से नंबर के लिए? और इसीलिए ये सारे ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले और नम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के बाद हमें एक इंपॉर्टेंट टास्क करना है। एक टेम्पररी वेरिएबल लो और इस टेम्पररी वेरिएबल में अपने एक्चुअल नंबर की वैल्यू स्टोर करके रखो। ठीक है? सो दैट वो आगे काम आएगी। अब ये चीजें कहाँ पे काम आती है? टेम्पररी वैल्यू स्टोर करना। इसका रीजन ये है कि अगर टेम्पररी में आपके पास नंबर है 123, आपको आगे जाके कुछ क्रॉस चेक करना है, कहीं पे वो ओरिजिनल नंबर यूज करना है तो आना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रिंटफ में ही बताना है सम ऑफ डिजिट ऑफ परसेंट डी इज परसेंट डी। इस मैसेज को प्रिंट करने के लिए ओरिजिनल नंबर प्रेजेंट होना जरूरी है। सिंपल एग्जाम्पल अभी के लिए। अब आगे जाके ये टेम्पररी नंबर्स आपको कहाँ पे काम आने वाले हैं? तो जैसे मैंने कहा असाइनमेंट में एक क्वेश्चन है फॉर एमस्ट्रॉन्ग नंबर, वहां पे ये काम आएगा। देन स्ट्रॉन्ग नंबर, वहां पे भी ये काम आएगा।
तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ये छोटी नहीं है एक्चुअली ये चीज़ें, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स है, आर्मस्ट्रांग नंबर, स्ट्रॉन्ग नंबर, परफेक्ट नंबर। तो ये क्वेश्चंस अच्छे से करो, यहाँ पे ये टेम्पररी नंबर स्टोर करने की कंसेप्ट काम आती है। ओके? तो ये सबको क्लियर है? चलो। पेन वैल्यू की खासियत ऐसी है दुर्गेश कि वो आपको मतलब 10 से डिवाइड करोगे तो करेक्ट जो लास्ट डिजिट है वही एज अ रिमाइंडर मिलेगा। लास्ट डिजिट छोड़ के जो भी चीजें हैं वो एज अ क्वोशंट मिलेगी। ठीक है? क्योंकि 10 से अगर हम किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं, कौन से किसी भी नंबर को, तो लास्ट में 0 आता है कंपल्सरी। हाँ, सो मैंने आपको यहाँ पे एक रैंडम नंबर भी दे दिया और आपको पूछा कि 10 इंटू कितना करेंगे तो वैल्यू मिलेगी। तो आप आंख बंद करके भी बता सकते हो कि भाई 10 इंटू 1234 अगर हम करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 12340, राइट? फिर रिमाइंडर क्या रहेगा? 5, या ये 5 एक्स्ट्रा से ऐड हुआ है इसलिए 10 लिया है। और ये बाकी कोई भी नंबर नहीं कर सकता। सो यस, जैसे हमने कल देखा था व्हाइल लूप, सिमिलरली आज हमें देखना है फॉर लूप। फॉर लूप का पहले मैं सिंटैक्स बताती हूँ और सेम कोड जो हमने कल व्हाइल लूप की हेल्प से किया था वो फॉर लूप की हेल्प से करके देखते हैं। ठीक है? सो लेट अस सी द सिंटैक्स फर्स्ट। फॉर का एफ स्मॉल चाहिए, देन ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट। इन ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स में हम 3 चीजें कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजेशन, सेकेंड वन इज कंडीशन एंड थर्ड वन इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जो भी ऑपरेशंस हमें करने हैं वो ऑपरेशंस। ठीक है? देन ओपनिंग करली ब्रैकेट, क्लोजिंग करली ब्रैकेट और यहाँ पे एल्गोरिदम या कोड की जो भी बॉडी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर लूप। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या एवरीवन? आई थिंक सबको याद रहेगा। यस, व्हाट इज मीन बाय इनिशियलाइजेशन? assign 0 1 ओके, असाइन 0 1, ठीक है। अरे बाप रे, इनिशियलाइज करा वैल्यूज, ठीक है। वैल्यू असाइन, अच्छा, ओके। वेरिएबल डिक्लेरेशन, ओके। बहुत ही अच्छी चल रही है रिवीजन यार। थैंक यू शरयू। 3 अलग अलग पार्ट्स है, मैं बार बार आपको बताती थी। डिक्लेरेशन अलग है, असाइनमेंट अलग है और वैल्यू डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट ये चीज अलग है। इनिशियलाइजेशन का मीनिंग यहाँ पे आएगा इंटीजर num इज इक्वल्स टू 1।
दिस कंप्लीट स्टेटमेंट इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। आई होप ये सबको याद है। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे कॉमा नहीं सेमीकोलन है, ये कॉमा दोगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सो प्लीज रिप्लेस इट विथ सेमीकोलन। व्हाट काइंड ऑफ डेटा टू स्टोर? नहीं, ये क्वेश्चन है तो मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अगर आप कुछ कह रहे हो तो किससे रिलेटेड कह रहे हो वो मुझे समझ में नहीं आया हर्षदा। याद आया है? इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट। ओके, एवरीवन, इज इट क्लियर? याद आया है? इंटीजर इज अ डेटा टाइप दुर्गेश, डेटा टाइप को वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। वैल्यू स्टोर हम वेरिएबल्स में ही कर सकते हैं। प्लीज रिवीजन करो। अगर आपने कुछ पुराने सेशंस या पहले वाले सेशंस मिस किए हैं तो वो रिवाइज करो प्लीज एवरीवन। सो यस, कल हमने एक टास्क परफॉर्म किया था 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करने का, याद है? 1 to 5 नंबर्स प्रिंट किए थे यूजिंग व्हाइल लूप, राइट? करेक्ट। सो अपने नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होने वाले थे? 1 से। तो अब फॉर लूप का बेनिफिट कैसे होता है देखो, मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा इंट नम। अब फॉर लूप में जो फर्स्ट सेक्शन है विच इज नोन एज इनिशियलाइजेशन, वहां पे मैं लिख सकती हूँ नम इज इक्वल्स टू 1। तो व्हाइल लूप के लिए क्या होता था कि भाई आपको जहां से स्टार्ट करना है वो वैल्यू पहले इनिशियलाइज करने की जरूरत लगती थी, लेकिन फॉर लूप में आप पहले वेरिएबल डिक्लेयर करो और फर्स्ट सेमीकोलन के फर्स्ट सेक्शन में उसे वैल्यू असाइन करो, चलेगा। सो नम इज इक्वल्स टू 1। फिर कंडीशन, मुझे 1 to 5 नंबर्स प्रिंट करने थे तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? वन टू 5 नंबर्स प्रिंट करने हैं तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? ओके, नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। सो 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है क्या प्राजक्ता? सो कंडीशन विल बी नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 5। ये क्लियर है? अब इस नंबर को 1 से लेके 5 तक लेके जाने के लिए हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत है? इंक्रीमेंट। तो किसे इंक्रीमेंट करेंगे? नंबर को। तो थर्ड पार्ट में हम क्या लिखने वाले हैं? नंबर प्लस प्लस। अब ये सब तो होता रहेगा, लेकिन जो भी इंक्रीमेंटेड वैल्यूज है, जो नम की वैल्यूज है, इसे प्रिंट करना ये भी अपना एक टास्क है। तो एज अ फंक्शन बॉडी यहाँ पे क्या आएगा? प्रिंटफ का स्टेटमेंट, जहां पे हम अपने नम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेंगे। ओके, अब सिंटैक्स देख लिया, कौन से सेक्शन का मीनिंग क्या है वो देख लिया। अब इसका फ्लो देखते हैं, ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। सो फॉर लूप में सबसे पहले परफॉर्म होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है? लेकिन हमेशा ध्यान में रखना, इनिशियलाइजेशन या वैल्यू असाइनमेंट ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होता है। जब फर्स्ट टाइम फॉर लूप एग्जीक्यूट करने आएंगे तब एक ही बार ये फर्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट होगी। देन कंडीशन चेकिंग इज योर सेकेंड टास्क, ठीक है? कंडीशन चेकिंग विल बी आवर सेकेंड टास्क। कंडीशन अगर ट्रू आती है तो फिर आपका ये थर्ड टास्क, दैट मीन्स जो भी आपने एल्गोरिदम लिखा है, जो भी आपने फॉर लूप में बॉडी लिखी है,
उसे एग्जीक्यूट करने का काम होगा। कब? अगर कंडीशन ट्रू है तो। थर्ड सिनेरियो या थर्ड पार्ट एग्जीक्यूट होने के बाद हम फिर से जाएंगे अपने फोर्थ पार्ट पे, जहां पे हम इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या कोई भी ऑपरेशन बेसिकली परफॉर्म कर रहे हैं। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट होने के बाद आप फिर से कंडीशन चेक करोगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अपना जो एल्गोरिदम है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली लूप से एग्जिट करेंगे। कंडीशन विल बिकम फॉल्स, तो हम लूप से एग्जिट करेंगे। ये पार्ट क्लियर है? कंडीशन फॉल्स रहेगी तो आप डायरेक्टली लूप से एग्जिट करोगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है इनिशियलाइजेशन, जो एक ही बार एग्जीक्यूट होगी। सेकेंड स्टेप है कंडीशन, जहां पे आपको कंडीशन लिखनी है, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो हम लूप में एंटर करेंगे, जो भी एल्गोरिदम लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होने के बाद हम फोर्थ स्टेप के पास जाएंगे, जहां पे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आप फिर से कंडीशन चेक करोगे। कंडीशन ट्रू है तो ही एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन फॉल्स है तो हम लूप से एग्जिट करेंगे। ओके, तो अगर हम इस एग्जाम्पल के बारे में देखें तो पहले तो हमने सिर्फ नम वेरिएबल डिक्लेयर किया था। फॉर लूप पे आने के बाद फर्स्ट स्टेप जो इनिशियलाइजेशन या असाइनमेंट की रहेगी वो एक ही बार एग्जीक्यूट होती है, तो वो सिर्फ फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगी, जिसकी हेल्प से हम नम वेरिएबल को वैल्यू क्या असाइन करेंगे, 1। फिर चेक करेंगे नम लेस देन और इक्वल्स टू 5 है क्या। सो 1 लेस देन और इक्वल्स टू 5 है क्या, यस। तो सेकेंड कंडीशन अगर ट्रू है तो एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होगा। विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, नम वेरिएबल की वैल्यू। सो वैल्यू ऑफ नम इज 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। एल्गोरिदम का पार्ट मतलब ये थर्ड पार्ट एग्जीक्यूट होने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है वहां पे फोर्थ स्टेप पे। यहाँ पे हमने क्या किया, नम वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट की। सो वैल्यू ऑफ नम विल बिकम 2। वैल्यू इंक्रीमेंट करो, डिक्रीमेंट करो, उसके बाद फिर से अपना काम क्या है, कंडीशन चेक कर। फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे। सो 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है क्या, यस। तो एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। अगेन फोर्थ स्टेप विल एग्जीक्यूट, इट विल बिकम 3। 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है तो एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होगा, और एल्गोरिदम में यहाँ पे नंबर की वैल्यू प्रिंट होगी, दैट इज 3। अगेन फोर्थ स्टेप दैट इज नंबर इंक्रीमेंट करना, वैल्यू विल बिकम 4। फिर से कंडीशन चेक करेंगे कि भाई 4 सच में लेस देन इक्वल्स टू 5 है क्या, यस। तो चलो प्रिंटफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, तो यहाँ पे प्रिंट होगा 4। अगेन इंक्रीमेंट, वैल्यू विल बिकम 5। चेक किया 5 लेस देन और इक्वल्स टू
5 है क्या? 5 लेस देन और इक्वल्स टू 5 है क्या? यस। तो फिर से हम लूप में एंटर करेंगे, जो एल्गोरिदम लिखा है, जो बॉडी लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी 5। फिर से इंक्रीमेंट करने जाएंगे, यहाँ पे नम वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 6। अब 6 लेस देन और इक्वल्स टू 5 है क्या? नो। 6 अगर लेस देन और इक्वल्स टू 5 नहीं है तो हम डायरेक्टली इस लूप से एग्जिट करेंगे। क्लियर है? यस। अब इसी स्टेटमेंट को एक और तरीके से देखो। इनिशियलाइजेशन की जगह पे हमने एक सिंपल असाइनमेंट का ऑपरेशन लिखा, राइट? दैट मीन्स यहाँ पे हम कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। कंडीशन जब हम चेक करते हैं तो इन रिटर्न आपको वैल्यू इंटीजर ही मिलेगी। सो बेस्ड ऑन इंटीजर वैल्यू अपने डिसीजंस हो रहे हैं। सो जो सेकेंड पार्ट है इट इज अबाउट द इंटीजर। यहाँ पे आप कोई भी इंटीजर वैल्यू भी प्रोवाइड करते हो ना तो चलेगा। एंड अगेन थर्ड स्टेप इज अबाउट द स्टेटमेंट, कि आप यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिखो चलेगा। नॉट नेसेसरी हमेशा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही रहेगा। अगर आपको कोई और ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है तो वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। इन एनी केस अपना जो कोड का एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, देन कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू है तब अल्गोरिदम एग्जीक्यूट होगा। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ अल्गोरिदम फोर्थ पार्ट दैट इज थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से हम सेकेंड स्टेप पे ही आने वाले। ये सीक्वेंस, ये साइकिल कोई भी चेंज नहीं कर सकता। और जब तक ये इंटीजर आपको 0 नहीं मिलता है, दैट मीन्स आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती है, तब तक आप लूप से एग्जिट नहीं कर सकते। ये पार्ट क्लियर है? अब व्हाइल लूप में ये कुछ चीजें हैं जो मैं बोल रही हूँ, याद रख के ट्राई करो। व्हाइल लूप में अगर आप कंडीशन नहीं देते हो तो आपको कंपाइलेशन एरर आएगा। अगर आपको वैल्यू असाइन करनी है तो आप वैल्यू असाइन करो। अगर आपको इनिशियलाइज करना है तो इनिशियलाइज करो। कुछ भी नहीं लिखना है, मत लिखो, ब्लैंक छोड़ दो, लेकिन सेमीकोलन होना चाहिए। ये सेमीकोलन 3 डिफरेंट पार्ट्स दिखाने का काम करता है, दैट इज पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इन तीनों पार्ट्स को सेपरेट करने का काम ये सेमीकोलन कर रहा है। और फॉर लूप अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो कंपलसरी 3 पार्ट्स होना जरूरी है। तो अगर आपको स्टेटमेंट 1 में कुछ भी नहीं लिखना है, मतलब हो सकता है ना कि मैंने पहले ही लिख दिया इंटीजर नम इज इक्वल्स टू 1, मेरे पास ऑलरेडी नंबर है, तो फिर से मुझे यहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं करनी है, तो मैं ये ब्लैंक रखूंगी, लेकिन सेमीकोलन होना चाहिए। ठीक है? अब ये थर्ड स्टेटमेंट का काम कैसे होता है वो देखते हैं। फाइन, मैं कुछ तो बता रही थी। हाँ, सो मैं क्या बता रही थी, अगर आपने स्टेटमेंट नहीं लिखा, कंडीशन नहीं लिखी, ये वाला स्टेटमेंट नहीं लिखा, चलेगा। लेकिन फॉर लूप के ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स में कंपलसरी 2 सेमीकोलन होने चाहिए। ठीक है? कंपलसरी ये 2 सेमीकोलन होने ही चाहिए। यस। हाँ,
व्हाइल लूप में ये ट्राई करो। व्हाइल लूप में अगर आप कंडीशन नहीं लिखते हो, व्हाइल और ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स में कंडीशन ही नहीं लिखी, तो आपको कंपाइलेशन एरर आएगा। लेकिन फॉर लूप में अगर आपने सिर्फ सेमीकोलन लिख के रखे हैं, दो कंडीशन नहीं दी है, तो आपको कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने कंडीशन प्रॉपर नहीं दी है, कंडीशन ही मेंशन नहीं की है, इन दैट केस योर फॉर लूप विल गोज इनटू इनफाइनाइट लूप। फिर इस इनफाइनाइट लूप को कैसे रोका जा सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। बस अभी के लिए इतना ध्यान में रखो, अगर आप फॉर लूप में कंडीशन नहीं लिखते हो फिर भी कोड कंपाइल होगा, लेकिन फॉर लूप इनफाइनाइट में जाएगा। बट अगर व्हाइल लूप में आपने कंडीशन नहीं दी तो आपको कंपाइलेशन एरर आएगा। ये दोनों चीजें ट्राई करके देखो, ठीक है? यस। तो अभी जैसे मैंने कहा कि इस स्टेटमेंट की जगह पे नॉट नेसेसरी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कोई भी स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। तो अभी हमने एक सम ऑफ डिजिट का कोड देखा जो हमने व्हाइल लूप से किया था। सेम कोड हम फॉर लूप से कर सकते हैं क्या? यस वी कैन। कैसे? सिंपल। इंटीजर num इज इक्वल्स टू 123, नंबर डिक्लेयर किया। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, नंबर की जो भी वैल्यू रहेगी वो हम एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे। सो इंटीजर टेम्प इज इक्वल्स टू नम, देन हमें एक रिमाइंडर वेरिएबल भी लगने वाला है, एंड उसके बाद सम वेरिएबल भी चाहिए, लेकिन सम की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होना जरूरी है। तो ये कुछ वेरिएबल्स जो हमें चाहिए थे वो डिक्लेयर कर लिए। अब फॉर लूप में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? इनिशियलाइजेशन। लेकिन मेरे पास नंबर ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है, तो मुझे यहाँ पे करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैंने सिर्फ सेमीकोलन दिया। सम ऑफ डिजिट के लिए कंडीशन क्या डिसाइड की थी? नंबर जब तक नॉट इक्वल्स टू 0 है तब तक ऑपरेशंस चलने चाहिए। सॉरी, हाँ, तो जब तक नंबर 0 नहीं है तब तक ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने हैं। कौन से ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने हैं? रिमाइंडर is equals to number mod 10, correct? Then number is equals to number divided by 10, and then sum is equals to sum plus remainder, correct? ये जो सेकेंड स्टेप है, num is equals to number divided by 10, इसकी हेल्प से आपका नंबर मॉडिफाई हो रहा है। तो अगर नंबर मॉडिफाई हो रहा है तो आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत है क्या? यस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म यहाँ पे करने की जरूरत है क्या? उसका कुछ यूज है क्या? नो। ठीक है, तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट एम्प्टी रख सकते हो क्या? यस। देखा जाए तो ये जो सेकेंड पार्ट है वो भी एम्प्टी रख सकते हो, लेकिन इनफाइनाइट में लूप जाएगा जो हमें नहीं करना है। अब यहाँ पे आप कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो ये जो स्टेटमेंट है num इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 10, ठीक है, ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बस सेमीकोलन हटाओ। ठीक है, सो बेसिकली जो मॉडिफिकेशन के टास्क होते हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा num डिवाइड बाय 10, तो जो वैल्यू है डमी में रहेगी, अपने नंबर में रिफ्लेक्ट होगी क्या? नहीं। और इसलिए यहाँ पे num इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 10 लिखना जरूरी है। तो जो स्टेप आप फॉर लूप में लिख रहे थे, जो 3 स्टेटमेंट का आप बंच लिख रहे थे, उसमें से एक स्टेटमेंट एज अ मॉडिफिकेशन स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये वेरिएशंस क्लियर है?
सो व्हेन वी से स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। सम लिख सकते हैं बट थोड़ा सा हमें लॉजिकल और सेंसिबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। सम की जो वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इट इज द पार्ट ऑफ एल्गोरिदम, और जो नंबर की वैल्यू हम मॉडिफाई कर रहे हैं, इट इज द पार्ट ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो नम इज इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय 10 लिखना यहाँ पे एज अ डेवलपर सेंसिबल रहेगा, लेकिन सम इज इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर यहाँ पे लिखना करेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो कल अगर आपने सम ऑफ डिजिट का कोड लिखा है, तो सम ऑफ डिजिट देन सम ऑफ नंबर्स इन गिवन रेंज, जैसे मैंने कहा था 1 to 10 नंबर्स दिए जाते हैं तो उनकी एडिशन करना, ये सारे टास्क आपको फॉर लूप से भी करने हैं। जैसे मैंने कहा, थर्ड असाइनमेंट पहले आप व्हाइल लूप से कंप्लीट करोगे एंड देन फॉर लूप से भी कंप्लीट करोगे। जब आप ये डिस्कशन करने का अभी तक टाइम तो नहीं आया है, लेकिन ठीक है। फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ इटरेशंस पता है, फिक्स पता है, जैसे कि 1 to 10, सॉरी, किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करना है। सो प्रिंट टेबल ऑफ 5। अगर 5 का टेबल आपको प्रिंट करना है, तो आपको 1 से 10 तक ट्रेवल करना होगा, 5 को 1 से 10 तक के नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो फिक्स पता है 10 इटरेशंस ही लगेंगे। जब आपको नंबर ऑफ इटरेशंस पता है, तब हम फॉर लूप यूज करते हैं। वेयर एज जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट के लिए नंबर ऑफ इटरेशंस कितने रहेंगे वो हमें फिक्स पता नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर कभी 3 डिजिट हो सकता है तो 3 बार इटरेशंस होगी। नंबर अगर 10 डिजिट है तो 10 इटरेशंस होगी। नंबर ऑफ इटरेशंस फिक्स पता नहीं है, इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज व्हाइल लूप। क्लियर है? If we don't know number of iterations, then we will use while loop. If we know number of iterations, then we will use for loop. तो for loop की हेल्प से ये वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करके देखना है। किसी भी एक नंबर का टेबल प्रिंट करके देखना हो सकता है। नाइस। ये सारे क्वेश्चंस लिख के लिए हैं एवरीवन। मेरे साथ नोट्स बनाते हो ना? यस। ओके देन। हाँ, तो ये क्वेश्चन अभी ट्राई करना है। एक नंबर लो और उसका टेबल प्रिंट करने की कोशिश करो। मैंने आपको हिंट दे दी है। आपके पास नंबर है, उस नंबर को आपको 1 to 10 सारे नंबर से मल्टीप्लाई करके प्रिंट करना है। हाँ, बोलो ना।
लेट अस सी, लिंक कनेक्ट कर सकते हो मुजम्मिल? लिंक, अगर मैं दो चीजें कंपेयर करती हूँ तो उसकी लिंक जो है वो कनेक्ट कर सकते हो क्या? हाँ, ठीक है। सो सिंपल है। यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे? सम इज इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर, राइट? क्योंकि हमें क्या अचीव करना था? 1 प्लस 2 प्लस 3। ये तीनों नंबर्स हमें लूप में से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके 1 बाय 1 मिल रहे थे। सिमिलरली जब आप फैक्टोरियल फाइंड आउट करोगे तब आपको पहले 5 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ऐसे 1 बाय 1 नंबर्स मिलेंगे। जैसे 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 आपको नंबर्स मिलते हैं आपको मल्टीप्लिकेशन का टास्क एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो फर्स्ट टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा विच इज 5। तो आप 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? कोई भी है क्या आपके पास मल्टीप्लिकेशन करने के लिए? इंटीजर नम इक्वल्स टू 5 है, तो आपके पास 5 को मल्टीप्लाई करने के लिए कोई भी नहीं है। ओके, चलो, तो व्हाइल में कंडीशन क्या आएगी यहाँ पे? इस नंबर को आपको 5 से लेके 1 तक लेके जाना है। गलती से भी ये नंबर 0 होता है तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। क्या करें? हाँ, तो कंडीशन क्या आएगी व्हाइल में? परफेक्ट। नंबर ग्रेटर देन 0। इनिशियली नंबर 5 था, आपको उसे 0 तक लेके जाना है, तो ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना होगा? नम, नम माइनस माइनस, करेक्ट। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है, इस मल्टीप्लिकेशन को स्टोर करने के लिए कोई तो वेरिएबल चाहिए, तो वो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया इंटीजर फैक्ट। ठीक है, हाँ। तो अब यहाँ पे अगर मैंने फर्स्ट टाइम लिख दिया फैक्ट इज इक्वल्स टू नम, तो नम वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू 5 थी, 5 एज इट इज फैक्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब नंबर डिक्रीमेंट होके आएगा दैट विल बी 4, तो आपको 5 इंटू 4 करना था, तो वो तो फैसिलिटी आपने प्रोवाइड ही नहीं की। तो बस इस लाइन को कैसे लिखना होगा वो बताओ। फैक्ट इज इक्वल्स टू नम चाहिए या कुछ अलग लिखना है? क्या लिखो अलग? हिंट तो दे दी मैंने। इनिशियली नम वेरिएबल की वैल्यू 5 थी, वो हमने फैक्ट वेरिएबल में स्टोर की। जब नेक्स्ट टाइम अपना नंबर मॉडिफाई होके आता है 4 होता है, तो 4 एज इट इज नहीं असाइन करना, आपको 5 इंटू 4 करना है। 4 तो नम वेरिएबल में है। रुको सुषमा, यस, क्या करना होगा? फैक्ट इंटू नम, ठीक है। लेकिन इनिशियली फैक्ट वेरिएबल में वैल्यू क्या थी? गार्बेज। जब फर्स्ट इटरेशन रहेगा, जब आपके नम वेरिएबल की वैल्यू 5 है, तो 5 ग्रेटर देन 0, यस। अब इस वेरिएबल में वैल्यू है गार्बेज,
एंड गार्बेज इंटू 5 अगर आप करते हो तो आंसर क्या मिलेगा? किसी भी गार्बेज से अगर आप किसी वैलिड नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या मिलेगा? नहीं, गार्बेज कुछ भी हो सकता है, तो आंसर क्या मिलेगा? गार्बेज। परफेक्ट। आपको गार्बेज आंसर चाहिए क्या? नहीं। जब फर्स्ट टाइम इटरेशन हो रहा है, आपके पास नंबर है 5, तो ऐसा नंबर चाहिए जिससे हमें जिस नंबर से अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर भी आंसर 5 ही आएगा। ऐसा नंबर कौन सा है? 1। और इसलिए इस फैक्ट वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करते हैं 1 से। ओके, सो फैक्ट वेरिएबल को 1 से इनिशियलाइज किया। अब हमें सिर्फ क्या करना है? फैक्ट इंटू नम इज इक्वल्स टू फैक्ट। ये ऑपरेशन कब तक परफॉर्म होगा? जब तक आपके नम वेरिएबल की वैल्यू 0 नहीं होती। जैसे ही नम की वैल्यू 0 होगी, ऑपरेशन स्टॉप होगा और आपको फाइनल फैक्टोरियल का आंसर मिलेगा। मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करोगे एक बार? ऑपरेशन हमें क्या करना था? अब देखो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट? सो पहले हमने एज इट इज 5 को स्टोर कर लिया, फिर नंबर डिक्रीमेंट होके आपको मिल गया, वो था 4। सो 5 इंटू 4, ये जो ऑपरेशन है वो आपने स्टोर किया, इसका आंसर मिला 20। फिर से आपका नंबर डिक्रीमेंट हुआ, तो डिक्रीमेंट होके आपको मिला 3। आपने इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, 20 इंटू 3, आपको आंसर मिल गया 60। फिर से नंबर को डिक्रीमेंट किया तो नंबर हो गया 2। सो 60 इंटू 2, आपको आंसर क्या मिलेगा? 120। आपने फिर से नंबर को मॉडिफाई किया, डिक्रीमेंट किया, यहाँ पे मिल गया 1। सो 120 इंटू 1 करते हो तो आंसर क्या मिलेगा? अगेन आपको आंसर मिलेगा 120। अब इस 1 को भी आप डिक्रीमेंट करोगे तो आंसर क्या है? 0। 1 को डिक्रीमेंट करोगे तो, लेकिन कंडीशन क्या दी है? नंबर ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो जैसे ही आपका नंबर डिक्रीमेंट होके 0 होता है, आप फिर से उस लूप में एंट्री लोगे क्या? एंटर कर सकते हो क्या? नहीं। तो यहीं पे ये ऑपरेशन रुक जाएगा। बस प्रॉब्लम अपने लिए चैलेंज कहाँ पे था? ये 5 एज इट इज कैसे मिलेगा, ये चैलेंज था, राइट? और इसीलिए हमने यहाँ पे फैक्ट इज इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज कर लिया, सो दैट फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी? 5 इंटू 1, क्योंकि 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं था। 5 इंटू 1 करके आपको 5 ये प्रोडक्ट मिल गया। उसके बाद आगे का जो भी ऑपरेशन है वो स्मूथली परफॉर्म हो। हाँ, लेकिन एक बार प्रॉपर मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करो, ये इस तरीके से मत करो। ये तो मैंने सिर्फ फ्लो एक्सप्लेन करने के लिए किया। क्योंकि 30 तक अगर आप वैल्यू लेते हो ना, तो उसका फैक्टोरियल बहुत बड़ा आएगा, साक्षी।
जो अपना इंटीजर डेटा टाइप होल्ड नहीं कर सकता। हाँ, तो फिर हमें क्या करना होगा, ये जो फैक्ट वेरिएबल आप ले रहे हो ना, सिर्फ इंटीजर फैक्ट ले रहे हो, राइट? तो इसकी जगह पे आपको यूज करना होगा लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर। अगर आप लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर यूज करते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा। वो जो नंबर ऑफ बीट्स है वो कम पड़ रहे हैं वैल्यू स्टोर करने के लिए। यस, तो ये 5 का टेबल प्रिंट करने की कोशिश खुद से करोगे प्लीज? हाँ, रिक्वेस्ट है, प्लीज खुद से करो। लैब ट्रेनर से आप बाकी सारी कंसेप्ट क्लियर कर लो, जैसे कि अब आज बड़ी बड़ी कंसेप्ट है, स्ट्रॉन्ग नंबर, ये क्लियर करवा लो, कोड नहीं, कंसेप्ट। और ये प्रिंट टेबल ऑफ 5, इसकी कंसेप्ट तो हमें पहले से ही पता है, तो ये कोड प्लीज ट्राई करो, नहीं होता है तो कल डिस्कशन करेंगे। Yes, anyone, any question? एंड प्लीज बी पंक्चुअल, टाइम पे आया करो। अगर 10 मिनट आप लेट ज्वाइन कर रहे हो, विच इज रियली बैड थिंग, ये आदत यही से लगती है और यही आगे कंटिन्यू होती है। और कंपनी में 10 मिनट लेट होने पे आधे दिन के पैसे कट होते हैं। आई थिंक ये पता होगा आपको। होता है क्या? यस। तो कल से लेट मत आओ। मैं गुस्सा नहीं कर सकती, या मैं गुस्सा करूंगी फिर भी आपको वो दिखाई नहीं देगा। बेसिकली ये सब झंझट में जाना ही क्यों है, टाइम पे आ जाओ, ठीक है? यस। चलो एवरीवन, बाय बाय।